गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों की तरफ से एक डिमांड आया है कि पार्टिकली वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए एक वीडियो बनाया जाए, तो आज मैं इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने और फिर इसे रिवाइज करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में एक एरो जैसा कुछ बना हुआ है। एक्चुअल में यह एक पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में फ्रीली मूव कर रहा है इस बॉक्स के अंदर चारों तरफ। जब तक यह पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी V0 होगी, और जब यह पार्टिकल इस बॉक्स के बाहर, दैट मीन्स इस वाल को क्रॉस करने को होगा और या क्रॉस कर जाएगा, उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है और फिर इक्वेशन के थ्रू इसको समझाया भी गया है कि V=0 ये किस कंडीशन के लिए है, जब पार्टिकल 0 और L के बीच, x की वैल्यू 0 और L के बीच लाई करेगी, अर्थात बॉक्स के अंदर लाई करेगी। और वही V इनफाइनाइट हो जा रही है जब पार्टिकल या तो x=0 से लेस हो, अर्थात लेफ़्ट साइड वाल से बाहर निकल जाए, या फिर x>L मतलब पार्टिकल राइट साइड वाल से बाहर निकल जाए। तो यह कंडीशंस दिया हुआ है जिसको कि यहाँ पे इक्वेशन 1 से बताया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो बात हमने कही है वही बात यहाँ लिखी हुई है कि पोटेंशियल V है पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर, इसकी वैल्यू 0 होती है और वाल पे या इसके बाहर इसकी एनर्जी इनफाइनाइट हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन यूज़ करते हैं, बट ध्यान रखेंगे कि जो इक्वेशन था हमारा टाइम इंडिपेंडेंट, वहाँ पे नेबुला था, नेबुला स्क्वायर साई था। तो हम लोग यहाँ नेबुला ना यूज़ करके डेल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 1 डायमेंशन के लिए है, जबकि नेबुला जो होता है वो 3 डायमेंशन के लिए होता है। इसलिए यहाँ पे डेल यूज़ किया गया है पार्शियल वाला। तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स यूज़ किया गया है क्योंकि 1 डायमेंशन के लिए एक्स एक्सिस पे सिर्फ लिया गया है, और बाकी रेस्ट पार्ट वही है जो इक्वेशन में था, 2m/h² E - V psi = 0। अभी हमने देखा है कि इनसाइड पार्टिकल के लिए V 0 होता है, तो V की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी गई है, और पुट करने के बाद जो पार्ट बचता है 2me/h², इसको k² सपोज कर लिया गया है। k एक अननोन कांस्टेंट है। इस अननोन कांस्टेंट की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाद में। तो k² की वैल्यू पुट करते हैं और थर्ड इक्वेशन हमें मिलता है। यह थर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, वो फोर्थ इक्वेशन में लिखा हुआ है। यह इसका सॉल्यूशन है, मतलब सीधा आंसर लिखा गया है, सॉल्व नहीं किया गया है। तो सॉल्व करने के बाद हमें इतना आंसर मिलता है, जिसे हमें बाय प्रैक्टिस लर्न करनी होगी। तो साई x = a sin kx प्लस b cos kx, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि फोर्थ इक्वेशन है। या हम देख रहे हैं कि कैपिटल A एंड B ये दोनों भी अननोन कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यही हमारा टारगेट है फ़िलहाल। तो जिसको हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं, और बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके हम A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं इसे हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एट x = 0, जब x की वैल्यू 0 होगी, अर्थात पार्टिकल जस्ट निकल चुकी होगी या निकलने को होगी, उस वक्त साई की वैल्यू 0 होगी। साई क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स, पार्टिकल के बॉक्स के अंदर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उस वक्त 0 होगी जब x = 0 होगा। तो इसी वैल्यू को यहाँ पुट करते हुए हम यहाँ देखते हैं कि 0 = a sin k0, k0 मीन्स x की जगह 0 पुट किया गया है, एंड प्लस b cos k 0 है, 0 मीन्स मल्टीप्लाई में 0 है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो a sin 0 प्लस b cos 0, तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है, जबकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि b = 0। तो इस प्रकार जो अननोन कांस्टेंट b है उसका वैल्यू हमें 0 मिल चुका है।
अब हमारा टारगेट ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम आगे देखते हैं। फिर से हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं, इस बार साई इक्वल्स टू 0 एट एक्स इक्वल टू एल। जैसे पिछले केस में एक्स इक्वल टू 0 पे हमने साई को 0 पुट किया था, अब की बार एक्स इक्वल टू एल पे हम लोग साई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और एक न्यू जो अननोन क्वांटिटी था हमारे पास बी, उसकी वैल्यू में पता चल चुकी है जो कि बी इक्वल्स टू 0 है। तो ये सभी वैल्यू इसमें हम लोग पुट करते हैं और हमें मिलता है ए साइन के एल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से के का वैल्यू मिल जाता है हमें एन पाई अपॉन एल। अब हम लोग इस के की वैल्यू को जहाँ लेट किए थे उस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन जो था हमारा, उसमें हम लोग पुट करते हैं, और उस इक्वेशन में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद फाइनली हम लोग ई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और ई इक्वल्स टू आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। लास्ट में इसको 6th इक्वेशन में दिखाया गया है, ई एन लिख लिया गया है। ई एन इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये nth स्टेट के लिए, ये एनर्जी के लिए फार्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले का यूज़ न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बाय फार्मूला भी याद कर लें। ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, वेयर एन का वैल्यू जो होगा 1 2 3 अलग अलग एनर्जी स्टेट के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 6th इक्वेशन जो है वो एनर्जी के लिए है, और इसे हम लोग आइगन एनर्जी भी कहते हैं। अब हम लोग इस के का वैल्यू जो कि हमें मिल चुका है एन पाई अपॉन एल, इसे 4th इक्वेशन जो कि सॉल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें हम लोग पुट करते हैं, और इस प्रकार हमें मिलता है ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गया है। अब हम पहले से जानते हैं कि बी का वैल्यू 0 मिल चुका है हमें बाउंड्री कंडीशंस लगाने के बाद, इसलिए सेकंड टर्म को 0 कर दिया गया है। तो फाइनली साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, जो कि 7th इक्वेशन है हमारा। इसको हम लोग आइगन फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए अभी भी एक अननोन कांस्टेंट यहाँ लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है, और वापस यहाँ पे 7th इक्वेशन में ए की वैल्यू रख देंगे, और वही हमारा फाइनल आइगन फंक्शन मिल जाएगा। तो उसी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो आगे टर्म यूज़ किया गया है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ किया गया है। तो यह जो हम देख रहे हैं यह फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड के अंदर साई एन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए। तो यहाँ से साई एक्स की वैल्यू जो कि 7th इक्वेशन में है वो पुट कर दिया गया है, और इसे इंटीग्रेट किया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को इंटीग्रेशन आता ही होगा। वैसे भी यहाँ पे साइन स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया गया है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, उस फार्मूले को यूज़ करते हुए फिर इसे सेपरेट कर लिया गया, dx ब्रैकेट ओपन करके dx से मल्टीप्लाई करके ओपन कर लिया गया। हम जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, और फिर cos 2 थीटा का फार्मूला यूज़ किया गया है, 0 to l के लिए इंटीग्रेट किया गया है। हाँ, एक बात यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि हमारा जो अभी स्टार्टिंग में लिमिट था वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था, जो कि चेंज हो चुका है अब 0 to l के लिए, क्योंकि जो साई हमारा है फंक्शन है पार्टिकल के लिए, वो डिफाइंड है 0 to l के लिए, बॉक्स के अंदर 0 to l, जिसकी बाउंड्री 0 से लेकर l तक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जैसे ही हम वो वैल्यू पुट करते हैं, साई एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो x हमारा डिफाइन है 0 to l के बीच, इसलिए इसका लिमिट चेंज हो रहा है 0 to l में। तो फाइनली हम यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला केस लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के 0 एंड l की वैल्यू पुट करते हैं बारी बारी से, और वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो मिलता है वो ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर l माइनस 0 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर एल अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, और इस तरह से हमें ए का वैल्यू मिल जाता है अंडर रूट 2 अपॉन एल। तो यही था। अब हम ए की वैल्यू पुट कर लेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन उसमें आइगन फंक्शन में 7th इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा साई एक्स इक्वल्स टू ए की जगह रख दिया अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो यही हमारा फाइनल इक्वेशन था।
आप इसे एक बार फिर से देख लें, रिवाइज कर लें और फिर इसे लिख कर प्रैक्टिस करें। और लास्ट का जो ये आइगन फंक्शन में ए का वैल्यू फाइंड आउट किया गया है, इसे आपके बुक में भी दिया हुआ है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे दोबारा लिख सकते हैं। थैंक यू।